हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का 19 क्लास है, 19th क्लास है। इस क्लास में आज हम बात करेंगे सैलरी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट लेकर। क्या लेकर? रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी ऑन रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं, अब उन बेनिफिट को लेकर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली आपने अभी तक जो सैलरी में देखे थे, आपने 90% हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपने सबसे पहले सैलरी का पूरा डिटेल देख लिए थे, अलाउंसेस का पूरा डिटेल देख लिए, पार्किंग अपने पूरा देख लिए थे। अब जो हम बात करेंगे वो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट लेकर हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, क्या आप जानते हो रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? रिटायरमेंट में सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रोविडेंट फंड। और प्रोविडेंट फंड के बारे में आप कल के क्लास में ऑलरेडी देख लिए थे कि प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है या टैक्स फ्री होता है, ये आपने कल ऑलरेडी देख चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी ओनली फॉर ग्रेच्युइटर्स, यानी एक लंबे समय तक जो कंपनी के साथ दिया है, जो कंपनी के सुख दुख में कंपनी के साथ में रहा है, तो कंपनी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको एक लॉयल्टी बोनस दे। वो लॉयल्टी बोनस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। तो अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो उस ग्रेच्युटी में कितना टैक्सेबल रहेगा, कितना टैक्सेबल नहीं रहेगा, वो हम बात करेंगे किसमें? वो हम बात करेंगे ग्रेच्युटी के अंदर। इसके अंदर ग्रेच्युटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा, पेंशन या कम्यूटेड पेंशन। पेंशन या कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब जो अगर पेंशन को किसी ने बेच दिया, तो अगर बेच के अगर कुछ पैसा एक मुश्त में इकट्ठा एक बार में मिला है तो वो कितना टैक्सेबल होगा, उसको हम यहां पर बात करेंगे पेंशन या कम्यूटेड पेंशन के अंदर। ठीक है। चौथा तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आएगा हमारा, सपोज करो कोई कंपनी से किसी को बाहर निकाल दिया था, रिट्रीट कर दिया था। जब रिट्रीट कर दिया जाता है तो उसके बदले में उनको कुछ कंपेंसेशन दिया गया है, इसको हम बोलते हैं रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन। ऐसे कोई रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन अगर आपको मिलता है तो वो कितना टैक्सेबल होगा, वो भी हम यहां पर देखेंगे इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट में। रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन। इसके अलावा नेक्स्ट आप जो देखेंगे वो है लीव एनकैशमेंट। अगर आपने इकट्ठा किया हुआ छुट्टी का पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको मिल रहा है तो वो कितना टैक्सेबल होगा, वो भी हम यहां पर बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। एंड लास्ट हम बात करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, जिसको वीआरएस कंपेंसेशन भी बोलते हैं। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट में अगर आपको कुछ कंपेंसेशन मिला है, उसका कितना परसेंट टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल नहीं होगा, वो हम बात करेंगे वीआरएस कंपेंसेशन यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपेंसेशन के अंदर। तो ये हमारा मेनली रिटायरमेंट बेनिफिट है। एक तो आपका प्रोविडेंट फंड, एक आपका ग्रेच्युटी, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, लीव एनकैशमेंट एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट। बस यही है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर, जिसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसमें से हमने प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको अच्छी तरीके से ध्यान है कि अगर आपको एसपीएफ से या फिर आपका यूआरपीएफ से कोई पैसा आपको मिलता है, सॉरी पीपीएफ से अगर आपको कोई पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, यानी रिटायरमेंट पूरा होने के बाद, तो वो पैसा पूरा पूरी एग्जम्प्टेड होता है। अगर वही पर आरपीएफ से मिलता है या यूआरपीएफ से मिलता है, आरपीएफ से मिलता है तो कंडीशनल वो टैक्सेबल होता है, कुछ विड्रॉन अमाउंट के ऊपर बेस करके टैक्सेबल होता है, वो आपने देखे थे। अगर पहले आप विड्रॉन करते हैं तो कितना टैक्सेबल रहेगा वो हम आपको बताए थे, और नहीं बताए तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम डिस्कस एक बार कर लेंगे। आज ही हो सकता है तो आज ही कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है क्या, वो इसके अलावा हम आज ग्रेच्युटी और पेंशन, इन सब चीजों के लेके आज हमारे इसमें डिस्कशन किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका रिटायरमेंट कंपेंसेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बोल के माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज ग्रेच्युटी लेकर। क्या लेकर? ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होता है और किस इसकी साथ इसका टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होता है, वो आज हम यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। तो इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज करके सिर्फ ग्रेच्युटी को हम ले लेते हैं।
देखिए ग्रेजुटी ओनली फॉर ग्रेजुएटर्स होता है, जो 5 या उससे ज्यादा साल किसी कंपनी के साथ काम किया है तो उनको ये बेनिफिट मिलता है। 5 साल से कम होता है तो उनको मिलता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई मिसहैपन हो गया जिस वजह से डेथ हो गया, तो डेथ की वजह से अगर कोई ग्रेजुटी मिला है तो हो सकता है मिल सकता है मिला हो, बट अदरवाइज ये 5 साल के ज्यादा जो काम करते हैं यानी 60 मंथ से ज्यादा उन्हीं को ही ग्रेजुटी नॉर्मली दिया जाता है। अब ग्रेजुटी में दो कहानी है, एक तो ग्रेजुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है, दूसरा आपका ग्रेजुटी अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को दिया गया है। इसमें एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि ग्रेजुटी अगर रिटायरमेंट से पहले यानी ड्यूरिंग जॉब टेन्योर आपको मिलता है तो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय है चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके लिए 100% टैक्सेबल होगा, एक भी पैसा टैक्स फ्री नहीं होगा। क्या बोला मैंने? ग्रेजुटी अगर ड्यूरिंग जॉब पीरियड आपको मिलता है यानी टेन्योर ऑफ जॉब आपको मिलता है तो वो 100% आपका टैक्सेबल होगा। क्या बोला मैंने? ग्रेजुटी received during tenure of job by a government or private employee is 100% टैक्सेबल। इसमें पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा। वही जगह पर ग्रेजुटी अगर आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है तो इसमें दो बातें, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है या फिर क्या वो अदर एम्प्लॉय को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी ग्रेजुटी मिलता है तो आप ध्यान रखिएगा वो ग्रेजुटी 100% एग्जेम्प्टेड होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं एग्जामिशन के बारे में, ये आपका सेक्शन 10 के हिसाब से आपका ये डिडक्शन की बात मैं कर रहा हूं। एग्जामिशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के हिसाब से बताया जाए, यानी सेक्शन 10 के हिसाब से ये डिडक्शन आपको बताया जा रहा है, सॉरी एग्जामिशन आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई भी ग्रेजुटी मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट इट 100% क्या होगा? एग्जेम्प्टेड रहेगा, इसमें कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा। वही जगह पर अगर इसको प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता है, मतलब ग्रेजुटी अगर किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता है तो क्या होगा इसके बारे में अब मैं बात करूंगा। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलेगा तो यहां पर हमें फिर से दो बातें करना पड़ेगा। क्या दो बातें? मैं आपको बताता हूं। या तो वो कवर्ड अंडर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो कवर्ड है अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972, ग्रेजुटी एक्ट 1972 के हिसाब से क्या वो रजिस्टर्ड है? अगर रजिस्टर्ड है तो उसके लिए एक बात होगा, अगर वो कवर्डेड नहीं होगा यानी नॉट कवर्डेड अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972, अगर ग्रेजुटी एक्ट में कवर्डेड नहीं हुआ तो क्या होगा? अब यहां पर आप वो देख लीजिए। पहली बात मैंने क्या बोला आपको कि रिटायरमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ग्रेजुटी तो वो 100% एग्जेम्प्टेड होगा, कोई भी पैसा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वही जगह पर अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलेगा तो देखा जाएगा कि वो कंसर्न जो है क्या वो ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्डेड है या ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्डेड नहीं है। ठीक है, अगर कवर्डेड होगा तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर नहीं होगा तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। अगर कवर्डेड अंडर ग्रेजुटी होगा तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट मतलब छोटा, मैंने आपको बताया था, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। क्या क्या बोला गया है? ए फॉर, हमेशा मैंने आपको बताया था
एक्चुअल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी आपके एम्प्लॉय से मिला है वो आपको यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम जो सेविंग अमाउंट है वो है 20 लाख, 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज आपका मैक्सिमम सेविंग लिमिट है। मैक्सिमम आप 20 लाख तक यहाँ पर छूट ले सकते हैं। तीसरा जो आपका होगा वो है आपका कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, 15/26 यानी 15/26, क्योंकि ग्रेच्युटी के हिसाब से एक महीना कितने दिन का काउंट होता है, 26 डेज का। उसका 15 डेज का सैलरी ना, आधा सैलरी आप बोल सकते हो, बट आधा से थोड़ा सा ज्यादा है ना, मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी। क्या बोला है मैंने, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय, आप बोल सकते हो लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सीधी सी बात बोले तो 15 दिन का सैलरी, क्या बोला, 15 दिन का सैलरी कितने दिन के हिसाब से, 26 दिन के हिसाब से। 15 दिन का सैलरी उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब यहां पर ये है, अगर किसी ने मान लो 17 साल 6 महीना 1 दिन काम किया है तो वो राउंडेड हो जाता है 18 साल में, यानी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से ऊपर अगर कोई फ्रैक्शन होता है, इट कंसीडर्ड एज 1 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या बोला, अगर 6 महीने से ऊपर एक भी दिन हुआ तो वो क्या बोल के माना जाएगा, तो वो एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बोल के माना जाएगा। क्या बोला मैंने, 6 महीने से ऊपर हुआ तो 6 महीने हुआ तो चलेगा नहीं, यानी 17 साल 6 महीने ही काम करके रिटायरमेंट हो रहा है तो 17 ही काउंट होगा, बट 17 साल 6 महीना 1 दिन अगर उसने एम्प्लॉयमेंट में था तो उनका कितना दिन काउंट हो जाएगा, कितना साल काउंट हो जाएगा, 18 साल काउंट हो जाएगा। फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 months is considered as 1 complete year of सर्विस, एक कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस बोल के माना जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको जो बताया था 17 years 6 months 1 day इक्वल्स टू 18 years बोल के काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, 6 महीने से ऊपर अगर एक भी दिन सर्विस किया है तो वो क्या बोल के काउंट होगा, 1 साल बोल के काउंट होगा। तो देखिए दोबारा से 3 ही हिस्सा है, 3 में से जो छोटा होगा वही इनको छूट मिलेगा एक्चुअल ग्रेच्युटी से। एक्चुअल 3 क्या क्या बोला गया, एक तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव, दूसरा मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख, तीसरा आपको बताया गया कैलकुलेशन 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ऐसा बोल सकते हो। और इसमें आपको क्या बोला गया कि 6 महीने से ऊपर एक भी दिन हुआ तो उसका वो फ्रैक्शन जो है वो एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बोल के माना जाए। अच्छा, इसमें सैलरी बोल के क्या मतलब है, मैं आपको वही बता दूं, यहां पर सैलरी का मतलब, सैलरी कब, अगर अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में हुआ तो सैलरी का मतलब क्या होगा, तब सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए आपको सैलरी बोल के काउंट किया जाएगा अगर कोई ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्डेड होता है तो। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्डेड नहीं होते तो आपको कितना छूट मिलेगा, अब मैं आपको बात करता हूं, इसमें भी वही लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिनेड। अब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में यहां पर भी वही बताया गया, ए फॉर एक्चुअल अमाउंट, ये आपका सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज जैसे आपने पहले देखे थे वही देखिए आपको यहाँ पर ए फॉर एक्चुअल अमाउंट बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बी फॉर भी सेम है, क्या है बी फॉर, बी फॉर आपका मैक्सिमम अमाउंट था, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम 20 लाख, तो बी हो गया मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख। अब सी फॉर क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, यहां भी कैलकुलेशन होगा। कैसा कैलकुलेशन, यहां पर आपने 15/26 दिए थे जब ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्डेड होता है, जब ग्रेच्युटी में कवर्डेड नहीं होगा तो 15/26 की जगह हाफ मंथ सैलरी होगा। क्या हो जाएगा, हाफ मंथ सैलरी। ये हाफ मंथ सैलरी कौन सा वाला होता है,
यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाफ मंथ सैलरी मतलब लास्ट मंथ, जैसे यहाँ पर क्या होगा, लास्ट मंथ का सैलरी लिया जाता है, बट अगर कवर डेट नहीं होता है तो आपका लास्ट मंथ सैलरी की जगह आपका 10 मंथ का एवरेज सैलरी लिया जाए, यानी रिटायरमेंट से जस्ट प्रीसीडिंग 10 मंथ को लेके 10 मंथ का एवरेज सैलरी जो होता है उस सैलरी को लेके यहाँ पर बात किया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 month average salary multiplied by number of completed year of service, कितना साल आपने काम कंप्लीट किया है। क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 15/26 था, यहाँ पर हाफ हो गया। यहाँ पर लास्ट मंथ का सैलरी होता है, यहाँ पर लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी होता है, यानी रिटायरमेंट से पहले जो 10 महीना है उस 10 महीने तक एवरेज सैलरी कितना रिसीव किया है, उस सैलरी का एवरेज आपको यहाँ पर लिया जाएगा, इसलिए 10 मंथ एवरेज सैलरी बोला गया। तीसरा क्या बोला गया, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर सर्विस, यहाँ पर भी था यहाँ पर भी है, बट यह एक चेंजेस है, यहाँ पर क्या है, एनी फ्रैक्शन, क्या लिखा है, एनी फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज ओमिटेड, OMMITED, कोई फ्रैक्शन ऑफ ईयर हुआ तो वो पूरा पूरा हटा दिया जाएगा, यानी 17 साल 9 महीना या 17 साल 11 महीना और 29 दिन भी काम किया है तो भी वो 17 साल बोल के ही माना जाएगा, कोई फ्रैक्शन को काउंटिंग में यहां पर नहीं लिया जाएगा अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्डेड नहीं होते हैं तो। समझ में आ गया। अब यहां पर बात आता है, अगर नॉट कवर्डेड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 होता है तो उसमें सैलरी का मतलब क्या होगा, मैं आपको बता दूं। इसमें सैलरी का मतलब एक तो बेसिक सैलरी, दूसरा आपका डीए यानी डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस में भी यहां पर कौन सा वाला हिस्सा जो आपने रिटायरमेंट बेनिफिट में है वही आपको काउंटिंग में आएगा। अगर डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं है तो काउंटिंग में लिया नहीं जाएगा। प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है, जो सैलरी के ऊपर बेस करके फिक्स परसेंटेज कमीशन दिया था ना, वो कमीशन भी यहां पर काउंटिंग में लिया जाएगा अगर वो कवर्ड अंडर 1972 होता है तो। नॉट कवर्ड अंडर, सॉरी कवर्ड अंडर 1972 नहीं होता है तो, होता है तो बेसिक डीए, नहीं होगा तो सैलरी मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक डीए एंड कमीशन। डीए में इफ है और कमीशन में परसेंटेज यानी फिक्स परसेंटेज है तो ही काउंटिंग में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। अगर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉब आपको मिलता है तो 100% टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय है। समझ में आ गया आपको। दूसरी बात मैंने बोला, आफ्टर रिटायरमेंट अगर मिलता है तो उसमें से आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 1010 में। सेक्शन 1010 में एग्जेम्पशन क्या बोला है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी ग्रेच्युटी मिलता है वो 100% एग्जेम्प्टेड होगा, 1 पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। वही जगह पर गवर्नमेंट छोड़ के कोई अदर एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है तो उसमें दो तरीका होगा, या तो ग्रेच्युटी कवर्ड अंडर 1972 एक्ट के हिसाब से होगा या फिर नॉट कवर्ड अंडर 1972 होगा। अगर कवर्डेड हुआ तो तीन में से, ये तीन जो बताया जाए, तीन में से जो छोटा होगा वो छूट मिलेगा। तीन में छोटा क्या है, ए फॉर एक्चुअल अमाउंट, बी फॉर मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख और सी फॉर क्या बोला है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या बोला, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अगर 6 मंथ से ऊपर होता है तो एक कंप्लीट ईयर बोल के माना जाएगा। वही जगह पर अगर नॉट कवर्डेड होगा तो एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 20 लाख और कैलकुलेशन में हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी कौन सा, कोई 10 मंथ का एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, और यहां पर कोई भी फ्रैक्शन होगा तो उसको ओमिट कर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी एक्ट कवर्डेड हुआ तो उसमें सैलरी का मतलब बेसिक और डीए, अगर नॉट कवर्डेड अंडर 1972 हुआ तो उसमें सैलरी का मतलब बेसिक, डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में है और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, बस तीन चीज यहां पर काउंटिंग में लिया जाएगा। तो ये था हमारा ग्रेच्युटी के लिए। इसके लिए ग्रेच्युटी, इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ड्यूरिंग द जॉब टेन्योर अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर किसी को भी कोई ग्रेच्युटी मिलता है वो पूरा पूरा टैक्सेबल है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सपोज कीजिए एक ही साल में आप दो जगह से एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं और दोनों जगह से आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है,
तो दोनों जगह के केस में मैक्सिमम लिमिट जो है वो क्या 20 लाख की जगह 20 इंटू 2 40 लाख हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 लाख ही रहेगा और दोनों जगह के ग्रेच्युटी एक साथ कंप्यूट करके देखा जाएगा कि आपको कितना छूट मिल रहा है, यानी मैक्सिमम जो सेलिंग लिमिट है वो कितना है? 20 लाख ही रहता है। अब एक तीसरा कंडीशन लेके बात करते हैं। सपोज करते हैं मिस्टर राम जो है पहले मिस्टर ए के पास काम करता था या ए लिमिटेड में काम करता था, जहां से उन्होंने रिटायरमेंट लेते टाइम उनको ग्रेच्युटी मिला था और उस ग्रेच्युटी के ऊपर मान लीजिए उनको उस टाइम ग्रेच्युटी का छूट मिल गया था कितना? मान लीजिए 6 लाख रुपए का छूट मिल गया। आज प्रेजेंटली और एक एम्प्लॉयर के पास से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और वहां से भी उनको ग्रेच्युटी मिल रहा है। तो ध्यान रखिए ग्रेच्युटी का जो 20 लाख का लिमिट है ना वो पूरा लाइफ टाइम का है, ठीक है। तो पहले आपने 6 लाख का सुविधा ले लिया, बाकी रिमेनिंग बेनिफिट आपका कितना रह गया? 20 लाख में से 6 माइनस कर दीजिए, बाकी रह गया कितना? 14 लाख। तो इस साल में जो आपको मैक्सिमम इस बार प्रेजेंट एम्प्लॉयर से जब आप ग्रेच्युटी मिलेगा तो उसमें मैक्सिमम लिमिट जो काउंट होगा वो कितना काउंट होगा? 14 लाख रुपए। मतलब ये जो आपका मैक्सिमम लिमिट की बात किया जा रहा है वो आपका पूरा लाइफ टाइम का लिमिट है। कितने रुपए का? आपका 20 लाख रुपए का। तो ये था हमारा ग्रेच्युटी रिलेटेड। अब ग्रेच्युटी हमारा कंप्लीट हो गया तो अब हम बात करते हैं किसको लेके? पेंशन को लेकर। अगर पेंशन मिलता है तो वो किस तरीके से कंपटीशन किया जाता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं फिर हम पेंशन में लेके चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम इसको। तो अब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट स्कीम का दूसरा हिस्सा, मतलब तीसरा हिस्सा जिसको हम बोलेंगे पेंशन। पेंशन आपको वैसे ही पता है रिटायरमेंट से पहले तो किसी को मिलता नहीं है, रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिलता है ना। तो रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलेगा तो ध्यान रखना पेंशन टू गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय will be taxable as salary। जैसे सैलरी टैक्सेबल होता है वैसे ही पेंशन भी हमारा टैक्सेबल होगा सैलरी के जैसा ही। जैसे हमारा सैलरी टैक्सेबल होता है वैसे ही हमारा पेंशन भी टैक्सेबल होता है सैलरी बोल के, ठीक है। बट इसमें एक बात है, क्या? ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर सैलरी किसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को मिलता है तो पेंशन रिसीव्ड by employee or family member of UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। ये मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूं? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A यानी 1010A के हिसाब से मैं ये एग्जाम्पशन आपको बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? अगर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर को अगर पेंशन मिलता है तो वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है फुल्ली सेक्शन 10 में। सॉरी ये सेक्शन 10 है ना। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, अब तीसरी पॉइंट हमारा, अगर किसी को पेंशन मिला और उसने क्या कर दिया? कम्यूट कर दिया। अच्छा उससे पहले और एक बात, मान लो अगर और कोई एम्प्लॉय को फैमिली पेंशन मिलता है तो मतलब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया था उसके बाद उनको पेंशन मिला था, अब वो एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया उसके बाद उनके फैमिली को पेंशन मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? फैमिली पेंशन। अब हम फैमिली पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। फैमिली पेंशन रिसीव्ड, अगर फैमिली पेंशन रिसीव होता है तो ध्यान रखना इसमें से आपका 1/3 और 15,000, क्या बोला मैंने? 1/3 और 15,000 मैक्सिमम आपको छूट जो मिलेगा 15,000 तक, यानी 1/3 ऑफ सच पेंशन मैक्सिमम अप टू 15,000 इज एग्जेम्प्टेड। क्या बोला मैंने? कि 1/3 ऑफ सच पेंशन मैक्सिमम अप टू कितना? 15,000 ऑफ सच पेंशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये सेक्शन 57AA यानी 57 के हिसाब, सेक्शन 57 ही लिया है मतलब सेक्शन 57 के हिसाब से ये फैमिली पेंशन का टैक्सेबिलिटी अराइज होता है। और आप जानते हैं फैमिली पेंशन जो फैमिली मेंबर के हाथ में मिलता है वो पेंशन किसी और मेंबर का डिसीज होने पर या
डेथ होने पर वो फैमिली पेंशन कभी भी सैलरी बोल के टैक्सेबल नहीं होता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल होता है। इसीलिए इसका डिडक्शन भी 57 में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? सेक्शन 57, क्योंकि ये इनकम जो होता है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। किसके अंदर टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने अभी तक क्या क्या देख ली है? एक तो पेंशन जब रिटायरमेंट के बाद मिलता है वो पूरा पूरा टैक्सेबल होता है सैलरी बोल के, हमें समझ में आ गया। यूएनए के किसी मेंबर को अगर पेंशन मिलता है, यानी यूएनए के एम्प्लॉय को अगर पेंशन मिलता है, फैमिली को मिलता है, तो पूरा पूरी एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तीसरा हमने क्या बोले? फैमिली पेंशन अगर फैमिली मेंबर को मिलता है अगर एम्प्लॉय के डेथ के बाद, तो वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। और उसमें से एक छूट भी बताया गया सेक्शन 57 में। कितना छूट बताया गया है कि 1/3 ऑफ सच पेंशन मैक्सिमम अप टू 15,000, मतलब 15,000 तक आपको छूट मिलता है इसमें। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। ये था हमारा नॉर्मल पेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए अगर मैंने पेंशन को बेच दिया, तो सर पेंशन बेच दिया मतलब सपोज करो जैसे मेरा रिटायरमेंट हो गया, मुझे मेरा बेटी को शादी करवाना है, यानी मैरिज करवाना है, तो उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। अब मैं अगर मेरे एम्प्लॉयर के पास जाऊंगा कि सर मुझे आज कुछ पैसे की लोन के रूप में जरूरत है, क्या वो देंगे? क्या बोलेंगे वो? अब तो आप मेरे पास काम भी नहीं करते हो, तो मैं आपका कहां से, आपका तनख्वाह से या कुछ होता तो उस टाइम मैं उसमें से काट लेता, आपको लोन दे देता। बट अगर आपका तनख्वाह ही नहीं मिल रहा है, हम तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं, हम आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपको बस पेंशन मिल रहा है, तो मैं आपको किस तरीके से लोन दे सकता हूं? तो मैंने बताया आप एक काम करो, मेरा पेंशन का एक हिस्सा आप बेच दो, मतलब वो हिस्सा को मैं आप दोबारा क्लेम नहीं करूंगा। मान लो मेरा पेंशन मिलता है 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, मैं इस 10,000 रुपए महीने में से 40% यानी 4,000 का पेंशन मैंने बेच दिया। जब तक मैं जीऊंगा तब तक वो 4,000 रुपए क्लेम नहीं करूंगा। जो मैंने बेच दिया वो पेंशन मैंने कम्यूट कर दिया, वो कम्यूटेड पेंशन के रूप में मुझे अगर कुछ पैसा मिलता है तो उसमें से कितना एग्जेम्पशन होगा, वही हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, यह हमें समझ में आ गया। तो कोई एम्प्लॉय अगर अपना पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कर देता है, बेच देता है, तो उसमें से कितना छूट होगा वो हम बताएंगे सेक्शन 10(10)(a) के हिसाब से। किसके हिसाब से? सेक्शन 10(10)(a) के हिसाब से। सेक्शन 10(10) हमने देख लिया था ग्रेच्युटी के लिए, है कि नहीं, और 10(10)(a) हम देख लेंगे पेंशन के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, इसमें भी हमारा दो स्टोरी होगा। कैसा दो स्टोरी? अगर कम्यूटेड पेंशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपना पेंशन बेच देते हैं तो ध्यान रखना वो 100% एग्जेम्प्टेड होगा। 100% एग्जेम्प्टेड, यानी अगर 100% कम्यूटेड पेंशन मतलब पेंशन को बेच भी देता है और उसमें जो भी मिलेगा वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है, इसके लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को भी मुक्ति है, बाद में पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार में लायबिलिटी का पैसा एक बार में देके चुक जाता है। इसलिए गवर्नमेंट की सुविधा, इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें छूट देते हैं, 100% एग्जेम्प्टेड कर देते हैं। वही जगह पर अगर प्राइवेट एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉइज को मिलते हैं तो क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं। अदर एम्प्लॉय के केस में, अदर एम्प्लॉय के केस में भी इसमें दो पार्ट है, दो हिस्सा है। क्या दो हिस्सा? एक तो पहला पॉइंट, इफ रिसीविंग ग्रेच्युटी, क्या वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, और दूसरा इफ नॉट रिसीविंग ग्रेच्युटी, अगर वो ग्रेच्युटी नहीं रिसीव कर रहा है। अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है तो ध्यान रखना 1/3 ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का पूरा अगर बेच देते तो जितना होता उसका 1/3 ही छूट मिल पाएगा। वही जगह पर अगर किसी को ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रहा है, तो ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है,
तो हाफ ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ द कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड कौन सी सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 1010 ए के हिसाब से। क्या बोला गया? अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रहा है तो जितना वो पेंशन बेचा है उसको अगर पूरा बेच देता, मतलब मान लो मैंने जैसे बोला था ना कि मेरा पेंशन था 10,000 रुपए, जिसमें से मैंने 40% बेच दिया। 40% में 4,000 का पेंशन मैंने बेच दिया। कितने रुपए में? मान लो मैंने बेचा है 5 लाख रुपए में, ठीक है। तो 5 लाख में से छूट कितना होगा? देखो मिला मुझे 5 लाख रुपए, ठीक है। अगर मुझे ग्रेच्युटी मिलता है तो क्या होगा? ये 5 लाख मुझे 40% बेचने से मिला है, तो एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेशन होगा? लेस कर एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेशन होता है? देखो 5 लाख भाग कर दो 40 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जितना हो जाएगा इतना आपको छूट मिल जाएगा। अरे इतना 100% वैल्यू हुआ, इसका कितना परसेंट छूट मिलेगा? इसका 1/3 अगर मुझे ग्रेच्युटी मिलता है तो देखो कितना आ रहा है, देखो ना 4/25 है ना। तो कितना आ गया देखो ना, एक बार टोटल कैलकुलेट करके कितना आ रहा है देखो। तो देखो यहां पर निकल रहा है 5 लाख, कितना निकल गया कैलकुलेशन करके देख लो, आपका 4,16,666 निकल रहा है ना। तो 4,16,666 रुपए मेरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा एज पर सेक्शन 1010 ए के हिसाब से। तो टैक्सेबल कितना रह जाएगा? बाकी पैसा यानी 83,334 रुपए ना, ये हमारा टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन निकल गया। मतलब 40% जो बेचा था उस 40% में से अगर 100% बेचता तो कितना मिलना चाहिए था? उस कितने का 1/3 मुझे छूट मिल गया और बाकी पैसा मेरा टैक्सेबल हो गया। वही जगह पर अगर मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिलता तो, यानी नो ग्रेच्युटी होता तो देखो 5 लाख रुपए मुझे बेच के मिला था। अब मैं करता हूं, अगर 100% बेच देता तो कितना मिलता? उसका हाफ। तो 100% कैसे निकालेंगे? 5 लाख मिला मुझे, कितना परसेंट बेच के? 40%, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100% निकल जाएगा। इसका हाफ, इसका कितना करना है? हाफ। तो देखो कितना निकल रहा है आपको, वही 50,000, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, टोटल 12,50,000 होता है। 12,50,000 का आपका कितना? हाफ, यानी कितना होता है? 6,25,000। तो देखो 6,25,000 तक अगर आप बेच देते तो भी आपका क्या होता है? एग्जेम्प्टेड हो जाता है। इसमें से आपने बेचे कितने में? 5 लाख में, तो 5 लाख की मैक्सिमम छूट मिलेगा क्योंकि एक्चुअल अमाउंट 5 लाख की है। तो 5 लाख का 5 लाख छूट आ जाएगा, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है तो। और ग्रेच्युटी मिलता है तो 83,334 रुपए आपके टैक्सेबल निकल रहा है। ये हमारा क्या हो गया? कम्यूटेड पेंशन। क्या हो गया? कम्यूटेड पेंशन। तो आपने देख लिया किस तरीके से हमारा 100% वैल्यू निकला। फिर 100% का उस केस में मतलब ग्रेच्युटी मिलता है तो 1/3, ग्रेच्युटी नहीं मिलता है तो हाफ। हाफ आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा, बाकी पैसा टैक्सेबल रहेगा। तो आपने देख लिए किस हिसाब से हमारा कंप्यूटेशन होता है। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।